या जो उनके डेरे थे उन सबको बमबारी करके मसमार कर दिया मुकम्मल तौर पे, और मसमार भी किया। और उसके बाद जितनी उनकी प्रॉपर्टी थी वो सरकार ने कन्फिस्केट कर लिया। और वहां पे फिर एक परवाना लगाया कि इस गांव के एक शख्स ने स्टेट का जो एक अहलकार था, जो पूरी स्टेट का नुमाइंदा था, उसके साथ बदतमीजी की। लिहाजा उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इस गांव में अब वो चौधरी साहब नहीं है, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अब वो जागीरदार नहीं है, उनके सारे मरब्बे सरकार ने जब्त कर लिए हैं और अब सरकार उसे नए लोगों को अलाट करेगी। और यहाँ पे उनकी हवेली होती थी, हवेली सारी खत्म हो गई है और चौधरी साहब को हम गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत की और उसके बाद चौधरी साहब को सजा भी हो गई। तो अब एक छोटे से अहलकार, उसके साथ छोटी सी बदतमीजी का यह नतीजा निकला कि पूरी सरकार जो ब्रिटिश की थी वो एक्टिव हुई और एक्टिव हो के उसने वहां पे ऐसी मिसाल कायम की कि आइंदा अगर कोई यूनिफॉर्म में आदमी उस गांव में या उस इलाके में आएगा तो सब लोग उसका एहतराम करेंगे, कोई उसके सामने बदतमीजी करने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता था कि अगर ये बदतमीजी की गई तो उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर ये सरकार नहीं छोड़ती। यही वजह थी कि उस जमाने में अगर कत्ल का मुलजम होता था उसको गिरफ्तार करने के लिए भी एक या दो बंदे उस गांव में आते थे और किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि उन दो बंदों के सामने अकड़ सके या बोल सके या इनकार कर सके, क्योंकि उन सबको पता होता था कि ये जो नहित्ते हैं, जिनके पास सिर्फ हथकड़ी है, जिनके पास सिर्फ डंडा है और इवन इनके पास राइफल भी नहीं, इनके पास पिस्टल भी नहीं, लेकिन ये आए हैं और इनके हाथ में नोटिस है, तो इस नोटिस के मुताबिक हमने अमल दरामद कर रहे हैं और अगर हमने अमल दरामद ना किया तो इसके पीछे पूरी स्टेट है, फिर पुलिस भी आएगी, फिर फौज भी आएगी और वो आके हमारे साथ वो सलूक करेंगे जिसके हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। लिहाजा अंग्रेज के दौर में ये कहा जाता था कि अगर किसी जगह पे एक पुलिस एहलकार आता था तो उस वक्त उसके पास साइकिल होती थी या घोड़ा होता था, तो अब वो घोड़े पे है या साइकिल पे है तो पूरा पूरा गांव आगे लग जाता था उसके, और जो वो हुक्म देता था उसके मुताबिक अमल दरामद होता था। बल्कि ये भी कहा जाता था कि एक या दो एहलकार जाते थे और आधे गांव को गिरफ्तार करके वो शहर ले आते थे और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो इनकार कर सके, बल्कि उन्हीं की पगड़ियां खोल के उनसे उनके हाथ बांधे जाते थे। हाथ बांध के वो एहलकार करता था, चलो इस सड़क के ऊपर चलते चलते फला जगह पे थाना है, तुमने पहुंचना है और ये 30 लोग हो तुम, तो 30 में से 29 नहीं होने चाहिए, कोई एक आगे पीछे नहीं होना चाहिए, और 30 के 30 लोग फिर वहां थाने में पहुंचते थे। इसको कहते हैं रिट ऑफ द गवर्नमेंट या रिट ऑफ द स्टेट। ये वाकया मैंने आपको इसलिए सुनाया कि आज एक वाकया हुआ है और ये लकी मरवत का इलाका है, जाबू खेल। वहां पे सिंध पुलिस का एक इंस्पेक्टर है जो सिंध के अंदर काम करता है, लेकिन उसका जो गांव है वो लकी मरवत के अंदर है और वहां ज़ाहिर पहले रहता होगा, उसका खानदान होगा, उसकी आबाई ज़मीनें होंगे, तो वहां पे उसका एक डेरा भी है और वहां पे उसका घर भी है। तो आज दहशतगर्दों ने या कुछ लोगों ने जो स्टेट को नहीं मानते या स्टेट के खिलाफ एक्टिविटी कर रहे हैं इस वक्त, या वो स्टेट के खिलाफ खड़े हुए हैं, उन्होंने इस इंस्पेक्टर मिसल खान की जो उसका जो घर है उसको जला दिया और उसका जो ट्यूबवेल है उसके ऊपर 30 सोलर पैनल लगे हुए हैं, पैनल्स को तोड़ दिया और ट्यूबवेल को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया। अब सिंध पुलिस का एक एहलकार है, वहां पे इंस्पेक्टर है और उसका गांव जो लकी मरवत के अंदर है और वहां उसके गांव के अंदर जो लोग हैं उन्होंने उसका घर भी जलाया और साथ साथ उसका ट्यूबवेल जो है उसको भी नुकसान पहुंचाया और साथ साथ सोलर पैनल भी उसके तोड़ दिए। और ये पहला वाकया नहीं बल्कि इससे पहले शहरी खेल एक इलाका है, उसके अंदर भी एक पुलिस एहलकार है, उसके घर को भी आग लगा के जला के उसके बाद मसमार कर दिया गया था। और फिर आज ही एक और इसी इलाके के अंदर एक गैस पाइपलाइन है, उसको भी बारूद से दहशतगर्दों ने उड़ा दिया और ठीक ठाक नुकसान वहां पे हो गया। अब ये चीज क्या साबित करती है? चीज साबित करती है कि जो स्टेट की रेट है वो डिसॉल्व हो चुकी है या वो लिक्विड बन चुकी है या फिर हवा में वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब पुलिस एहलकार जो किसी और इलाके के अंदर भी अगर काम कर रहे हैं तो उनके घर भी पीछे से महफूज नहीं है, उनके घरों को आग भी लगा दी जाती है। और ये जो आग लगना है ये खौफनाक है, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के दिल में स्टेट का जो खौफ है वो खत्म हो गया हुआ है। और अगर हम आज के स्टेट को ब्रिटिश राज की स्टेट के साथ कंपेयर करके देखें तो बहुत अफसोस होता है कि उस जमाने में एक एहलकार पूरे पूरे गांव को आगे लगा के थाने ले आता था और किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि वहां पे वो दम भी मार सके। लेकिन यहां पे एक शख्स जो सिंध के अंदर काम कर रहा है उसका घर अपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आबाई इलाका है उसके अंदर भी महफूज नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो आर्मी चीफ ने कहा था कि ये सॉफ्ट स्टेट नहीं है, हार्ड स्टेट है, तो स्टेट को अपनी रेट स्टैब्लिश करनी होगी, स्टेट को साबित करना होगा कि जनाब ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं या रियासत को आंखें दिखाएं या रियासत के असासों को नुकसान पहुंचाएं, या जो यूनिफॉर्म है वो पुलिस की है, वो कस्टम की है या फिर वो फौज की है, उसको देख के आप मुंह दूसरी तरफ करें या नफरत का इजहार करें या उसका एहतराम ना करें, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो जैसे कि आर्मी चीफ ने कहा था कि ये हार्ड स्टेट होनी चाहिए और ये हार्ड स्टेट है, तो मेरा ख्याल है इस किस्म के जो इंसिडेंट्स हैं उसके ऊपर भी भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए और साबित करना चाहिए कि स्टेट इतनी कमजोर नहीं है कि उसके एहलकार के घर को जला दिया जाए।
तो बहरहाल एक छोटी सी स्टोरी थी जो आपके सामने मैंने रखनी थी और इसका मकसद ये था कि स्टेट को स्टेट नज़र आना चाहिए। और अब हम आज के विला की तरफ आते हैं। पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी हुई है और ये ऐसी बड़ी कामयाबी है कि जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से पूरी कौम को मुबारकबाद होनी चाहिए, ये भी आपको इसी विलाक में बताया जाएगा। और फौज को गिरफ्तारी के इख्तियारात मिल गए और ये पहली मरतबा हुआ है कि फौज को गिरफ्तारी के इख्तियारात दिए गए, क्योंकि इससे पहले पुलिस के पास ये इख्तियारात होते थे। अब फौज किस किस को गिरफ्तार कर सकती है, कितने अरसे के लिए कर सकती है और इसका क्या फायदा होगा, ये भी आपको इसी विलाक में बताया जाएगा। और पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे और किसको ये टास्क मिला है और क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे और क्या इमरान खान साहब राजी होंगे, ये भी आपको इसी विलाक में बताया जाएगा। और मोदी की जेलसाजी जो है वो पकड़ी गई है, कैसे पकड़ी गई ये भी आपको इसी विलाक में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मलिक रियाज साहब का केस सुनने से इनकार कर दिया है। अब ये इनकार क्यों हुआ है और इसका मलिक साहब को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये तमाम चीज़ें हम आज के विलाक में आपके सामने रखेंगे। लेकिन विलाक की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये विलाक अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके वो हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। आज के विलाग में सबसे जो पहली खबर है वो नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी साहब एक्स पे हैं और बड़े ही मकबूल हैं और इनकी मकबूलियत जो है वो रिकॉर्ड कायम कर रही है। बल्कि कहा जाता है कि दुनिया में 3 ऐसे हेड ऑफ स्टेट्स हैं या 3 ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनकी जो पॉपुलैरिटी है, जिनकी जो कामयाबी है उसके पीछे सोशल मीडिया है। और ये लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के एक्सपर्ट हैं। इसमें नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप क्योंकि नॉन पॉलिटिकल फिगर थे और बिजनेसमैन थे और इन्होंने सोशल मीडिया को इतना स्मार्टली इस्तेमाल किया कि ये दूसरी मरतबा प्रेसिडेंट बन गए। और उसके बाद नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की सारी पॉलिटिक्स जो है वो सोशल मीडिया बेस्ड है और वो इतनी ज़्यादा ट्वीट्स करने के एक्सपर्ट हैं और इन्होंने इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की टीम रखी हुई है कि वो ग्लोबल लीडर बन गए, जबकि अनपढ़ भी हैं और बहुत ज़्यादा हमाकतें भी इन्होंने की हैं और बहुत ज़्यादा समझदार आदमी भी। लेकिन सोशल मीडिया का कमाल ये है कि उन्होंने कद इतना लंबा कर दिया है कि उसके बाद अब लोग बड़ी हैरत से देख रहे हैं कि मोदी मोदी हो गया। अब इंडिया में कहा जाता है कि इनके मुकाबले में कोई ऐसा फिगर ही नहीं ऐसी कि जो इनका मुकाबला कर सके और मोदी को अगर निकाला गया तो इंडिया के अंदर एक बहरान पैदा हो जाएगा और इसकी वजह जो है वो सारा का सारा सोशल मीडिया है। फिर इमरान खान साहब तीसरे नंबर पे आते हैं। इमरान खान साहब का जो ज़हूर है वो सोशल मीडिया की वजह से हुआ। इमरान खान ने सस्टेन भी सोशल मीडिया की वजह से किया और इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से बाहर निकले तो तब भी सोशल मीडिया उनकी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को काट दिया जाए, खत्म कर दिया जाए तो ये बड़ी बुरी तरह मार खा जाएंगे। तो 3 इंटरनेशनल फिगर्स हैं जो बने ही सोशल मीडिया की वजह से हैं और इसके अंदर अगर आप यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी शामिल कर लें, ज़ेलेंस्की को भी, तो फिर ये 4 लोग हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल मोदी का जो फिगर है वो बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन अब उसके बारे में पता चला है कि उनके जो 40% से लेकर 60% जो इनके फॉलोअर्स हैं वो जाली हैं। वो बाउट्स के जरिए बने गए हैं या फिर वो बाकायदा परचेज किए गए हैं और वो जाली हैं और उनके पीछे कोई बेस नहीं है। और ये 40% से लेकर 60% है। इस वक्त इनके जो टोटल फॉलोअर्स हैं वो 10 करोड़ 90 लाख हैं। अब इन 10 करोड़ 90 लाख में से 40 करोड़ 4 करोड़ और 40 लाख लोग ऐसे हैं और यहाँ से शुरू होते हैं और आगे बढ़ते चले जाए, मजीद तहकीकात करें तो 6 करोड़ से लेके 50 लाख, 6 करोड़ 50 लाख, यानी 4.5 करोड़ से लेके 6.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जाली हैं और वो हैं ही नहीं और बाउट्स हैं। और उन बाउट्स ने मोदी को जो उनकी ट्वीट्स होती हैं उसको वो शेयर करते हैं और उनको पूरी दुनिया में फैला दिया जाता है और साबित किया जाता है कि मोदी मोदी है। और ये जो फिगर्स आई हैं इन्होंने हिला के रख दिया, हैरान कर दिया। और अब नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले शख्स होंगे, पहले बड़े सियासतदान होंगे या हेड ऑफ स्टेट होंगे जिनका ऑडिट होगा एक्स की तरफ से और एक्स ऑडिट करके इनके जो ये जाली सब्सक्राइबर्स हैं या जाली फॉलोअर्स हैं इन सबको उड़ा देगा और उसके बाद मोदी की पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी। तो मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी साहब की जो टीम है, मोदी साहब को उसे सैक कर देना चाहिए क्योंकि उसकी कारस्तानी है कि उसने इतना ज़्यादा फसाद पैदा किया है, इतने ज़्यादा मसले पैदा कर दिए हैं कि मोदी साहब अब एक्स के ऊपर भी नंगे होते हुए नजर आ रहे। अगर फ़र्क होता है यहाँ पे तो ज़ाहिर है किस किस्म की बात करता आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मैं उसका हाथ जोड़ता रहता हूँ कि खुदा का वास्ता है इस किस्म की बातें ना किया करो। लोग माइंड करते हैं लेकिन वो बात नहीं आता। लेकिन ऐसी जब भी चीज़ें आती हैं तो मुझे फ़र्क याद आ जाता है कि उसका क्या रिएक्शन होना था इस वक्त। तो बहरहाल मोदी साहब का एक और स्कैंडल सामने आ गया और इसमें मोदी साहब मुझे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक खबर कल से चल रही थी कि जी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और पीटीआई की जो लीडरशिप है, गौहर खान साहब, उन तमाम लोगों ने जिनको सजाएं हुई हैं जो इस जेलों के अंदर हैं, उन्होंने गौहर खान साहब के सामने हाथ जोड़ के कहा कि खुदा का वास्ता है कोई मुज़ाकरात करो, गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करो